वेलकम बैक बच्चों। ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है ना? सबको सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसके कारण ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। नाउ एवरीथिंग फाइन। तो चलिए, ब्रांड न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस देख रहे हो। देखो होता क्या है, हम इंसान बॉन्ड बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, है ना? आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इस जगह पे एक नए रिश्ते का शुरुआत हो रहा है, एक नई बॉन्ड की शुरुआत हो रही है। अब ये रिश्ता कैसा रहेगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बट कहीं मैं इस बॉन्ड का बात करूं या इस रिश्ते का बात करूं तो आप एग्री करते हो कि नहीं? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑन अर्थ। मानते हो कि नहीं? The bond between a mother and his son. This is the strongest bond on earth. यस सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो दो फ्रेंड्स हैं, कैसा बॉन्ड लग रहा है, कैसा रिश्ता लग रहा है इन दोनों के बीच में? जरा बता सकते हो मुझे? क्या अच्छा ही लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इन लोगों के बीच में जो लवली लग रहा है सर, है ना, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रही है, अच्छी अट्रैक्शन लग रही है इन लोगों के बीच में। वहीं आप यदि इन दोनों को देखो तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड लग रही है वो थोड़ी वीक है। इन लोगों के वीक लग रहा है कि नहीं? अब बच्चा मुझे एक बात बताना, है ना? अब मुझे एक बात बताना, हम लोग क्या से बने हुए हैं? एटम्स से। मान सकते हैं? एटम सर। है ना, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब बालक लोग मुझे एक बात बताना, जब हम बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं तो हमें जो चीज बनाया है एटम्स, क्या एटम्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एटम्स भी एक दूसरे से बॉन्ड बनाते होंगे। ठीक जिस प्रकार इंसान में, किसी दो इंसान में अच्छी बॉन्ड होती है, किसी इंसान के बीच में अच्छी बॉन्ड नहीं होती है, उसी प्रकार एटम्स के बीच में भी जो होता है, कुछ दो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, किन्हीं के बीच में वीक बॉन्ड होगी। चलिए हम लोग एटम के दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एटम्स किस प्रकार से बॉन्ड बनाती हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि एटम किस प्रकार आपस में कंबाइन करती है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस यदि बात करूं तो देखो, बोर्ड्स की बात में बात की जाए, देखो अब ये पेन क्यों अटक गया यार? बोर्ड्स के चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। यदि की बात की जाए तो ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आते हैं, बट ये तो शॉर्ट टर्म बात हो गई, चलो आप एग्जाम दोगे, पास करोगे। बट इस चैप्टर का लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट है? देखो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब वही होता है कि हम इस चैप्टर से क्या चीज सीखेंगे जो हमें प्रकृति की समझ देगी, नेचर की समझ देगी। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। हम लोग नॉर्मली अपने लाइफ में देखते होंगे कि जब मैं तेल को पानी में मिलाता हूं तो नहीं मिलता है। तेल और पानी के आपस में मिलते हैं बच्चों? नो सर। क्यों नहीं मिलते हैं? तो दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक आता होगा कि हो सकता है कि तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट टाइप के है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप की। चिंता मत करो, इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ऑयल मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे बॉन्डिंग होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी। इसलिए ऑयल और वाटर नहीं मिलता है। पर हाँ, यही जो सरसों तेल है, इसको आप पेट्रोल में मिलाओ, मिल जाएगा। क्यों मिल जा रहा है पेट्रोल में? क्योंकि
ये जो सरसों तेल के बीच में जो बॉन्ड है, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं सेम होगी, इसलिए मिल जा रहा है वो लोग। वी विल इन डिटेल सी इन दिस चैप्टर कि कौन चीज किसमें मिलेगा और क्यों उसमें मिलेगा, इसकी समझ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे Na+ में मान ले रहा हूं एक कैटायन। कैटायन तो आप लोग जानते हो ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं। ये वाला मैं एक Cl- आयन मान ले रहा हूं, क्लोराइड आयन। अच्छा एक बात बताओ, कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? अट्रैक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करता है। कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अच्छा बताना, ये जो Na+ और Cl- मिलेगी तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को यदि आप पानी में मिलाते हो तो मुझे एक बात बताना, सोडियम क्लोराइड पानी में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है। मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड पानी में क्यों मिल जाती है, इसकी भी समझ हमें इस चैप्टर में मिलेगी, सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे दो मैग्नेट पड़े हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज। ओके, ये देखो यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा हुआ है लेफ्ट में, राइट में भी एक मैग्नेट पड़ी हुई है, और ऊपर से हम लोग कुछ डाल रहे हैं। गौर करते होगे आप लोग। ओके, ऊपर से हम लोग कुछ डाल रहे हैं। एक्चुअली ऊपर से हम लोग डालते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म करके हम लोग डाल रहे हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यदि कोई लिक्विड डालोगे दो चीज के बीच में, वो लिक्विड क्या होगा? नीचे गिर जाना चाहिए, है कि नहीं? बट ये देखा गया है कि यदि आप लिक्विड ऑक्सीजन को दो मैग्नेट के बीच में डालते हो तो वहीं पे वो अटक जाता है, वहीं पे वो घूमने लगता है। अब देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये बीच में ये लिक्विड ऑक्सीजन घूमने लग जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, और इस अट्रैक्शन के कारण वो वहां पे फंस गया है बीच में। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म शब्द आपने एक और चैप्टर में देखा था, बताओ तो कहां देखा था? पैरामैग्नेटिज्म वर्ड और कोई चैप्टर में आया था क्या कहीं? तो चैप्टर 3 में पीरियडिक टेबल में पैरामैग्नेटिज्म वर्ड आया था। मैंने क्या बोला था? पैरामैग्नेटिज्म का मतलब feebly attracted towards magnetic field. Okay, पैरामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड के ओर अट्रैक्ट होती है। अब ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहा है, इसके बीच में अटक जा रहा है। अब ऐसा क्यों? तो सर वो गायब नहीं होता है, मतलब उतना ही रहता है जितना हम लोग डाले थे बीच में। अब थोड़ा मोड़ा तो नीचे इधर उधर हो जाए, बट इन दोनों के बीच में ये अटक जाती है। अब देखोगे, देखो डाल, अब साफ देखो ना, जीआईएफ में आपको दिखेगी। देखो डाले, देखो अटक गया ना बीच में, है कि नहीं? यस सर। तो कहानी ये है कि ऑक्सीजन क्यों मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड है, क्यों मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, ये सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स एंटर द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर। काफी फंडू चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज आपको रटने वाली नहीं मिलेगी। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसके पीछे एक डेफिनेट रीजन होगा। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये समझ लो, आपके केमिस्ट्री में एक सेक्शन आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक पकड़ के लिए ये चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग को तो अच्छा से समझना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे एक बात कि सर आप तो बोलते हो कि हर कुछ इंपॉर्टेंट है बोलते हैं ना। अब बेटा इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने या हमें जो सिलेबस बना के देता है वो दुनिया में से वही चीज को उठा के देता है जो हमें प्रकृति की समझ अच्छे से दे दे। तो ऑब्वियस सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग की उतनी ही इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में जितना मैं बोलूंगा कि खाना का इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में।
केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो सर उस केस में मैग्नेट का पोलैरिटी क्या होगा सर, नॉर्थ साउथ कुछ? पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, ओके, बीच में डाले। चलिए अब पोलैरिटी, अब उतना डेप्थ में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, सारे बस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होती है, इतना आप जान लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। देखो अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये तो मॉलिक्यूल सब इतना छोटा छोटा होता है, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल मैं उठा लूं तो कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं और कोई जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, तो साइंस को कैसे पता चलता है इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे पता चलता है? ऑब्वियस सी बात है, साइंस मतलब हम अपने आंखों से तो उनको देख नहीं पाते, तो हमें कैसे पता चलता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर बना HOH, हमें कैसे पता चला कि वाटर के बीच में कैसी बॉन्डिंग? देखो साइंस काफी आगे बढ़ा और हमारे पास दो टेक्निक है। वन टेक्निक इज नोन एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये वाला जो आप डिवाइस देख रहे हो, दिस इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। अब ये कैसे वर्क करता है इसके डेप्थ में नहीं जाना है आपको, दिस इज हाई लेवल रिसर्च थिंग्स, बट आप दिमाग में रखना कि एक मॉलिक्यूल और किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इन दो टेक्निक के मदद से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। अब बच्चा मुझे एक बात बताना, जब आप किसी चीज के स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ लोगे तो मुझे बताना कि स्ट्रक्चर समझने के बाद क्या मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को अच्छा से नहीं समझा जा सकता है? समझा जा सकता है सर, समझा जा सकता है भैया। Yes, sir. स्ट्रक्चर ही तो हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। एक चीज का यदि आप स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आप उसकी रिएक्टिविटी को समझ सकते हो कि उसकी रिएक्शन कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के, कॉम्प्लेक्स आयंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमें चीजों की प्रॉपर्टी समझने में काफी मदद मिलेगा। गॉट इट? आप लोग एक सेकंड बस वेट करना। चलिए, तो आपसे कभी पूछा जाए कि किसी मॉलिक्यूल का, किसी आयन का स्ट्रक्चर जानना है तो हम कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होती है, एक मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको बढ़िया से समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिए। उन थ्योरीज के मदद से हम लोग बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग वाले चीजों को समझे। चलिए हम लोग एक एक करके जितने थ्योरीज आए उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बट चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा थ्योरीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, चलिए। लुईस कॉन्सेप्ट 1916 के आसपास आई थी। लुईस ने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। लुईस एक कॉन्सेप्ट दिया था लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का। आप बोलोगे सर ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? सुन लो भाई मेरे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होती है। लोकलाइज्ड शब्द का मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, देखो जैसे कि
मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाई और बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर की। अब लुईस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनी है और एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दोनों के बीच में फिक्स्ड रहती है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। तो लुईस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर होती है वो एकदम फिक्स्ड रहती है, वो इधर उधर नहीं जा सकती है, वो इन दोनों के बीच में ही फिक्स्ड रहेगी। ओके, लुईस का कॉन्सेप्ट साथ में हमें बताता है कि यदि एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में एटम किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि देख लो, एक मैं मॉलिक्यूल आपको बता दूं, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बालक लोग? CH4। वेरी गुड। तो ये हुआ CH4। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर से पता कर ही ले रहे हो कि कार्बन एक एटम है जो बीच में पड़ा हुआ है और वो 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है ना। तो लुईस के स्ट्रक्चर में हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक एटम किससे किस तरह कनेक्टेड है। ओके, चलिए इन डिटेल्स जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब हम लोग देखेंगे, बट दिमाग में रखो एक लुईस कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट आया जब समय और आगे बढ़ी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर का फुल फॉर्म होता है, सुन लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये सारे थ्योरीज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे तो देखे थे ना, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने क्या क्या दिया, जस्ट हम लोगों ने एक बार इंडेक्स के जैसे बना लिया। उसी प्रकार एक इंडेक्स बना लो कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक थ्योरी पढ़ोगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है, क्या बताती है सुनो। ये थ्योरी बात करता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में। आप बोलोगे कि सर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बता दीजिए जरा, बता देते हैं। बच्चा मेरे मुझे बताना कि नाइट्रोजन का यदि मैं सिंपल भाषा में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। है? कौन बोल रहा? 1 रे? हम नहीं बोले सर। सोडियम का बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो नाइट्रोजन 5 रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है ना तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 हाइड्रोजन के साथ लगाता है और उधर से हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लगाती है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लगाया और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बॉन्डिंग में नहीं लगाता है। गॉट इट? तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में लगे हुए रहते हैं उन्हें बोला जाता है बॉन्ड पेयर। ध्यान से सुन लेना बात को, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज किए गए हैं उनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो मैं आपसे यदि पूछूं कि एमोनिया मॉलिक्यूल में, ये एमोनिया की मॉलिक्यूल है, एमोनिया मॉलिक्यूल में कितने सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 3 होंगे सर। हाँ, 3 बॉन्ड पेयर है ना। देखो, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये वाला, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही लोन पेयर। गॉट इट? वेस्पर थ्योरी बात करता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है। ध्यान से सुनना मेरी बात। वेस्पर थ्योरी बात करता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड हैं, और एक बार हमें अरेंजमेंट पता चल जाता है तो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो बस हल्का सा दिमाग में रखो, ये तो बड़ी लंबी थ्योरी है, हम लोग पढ़ेंगे तो 2 दिन लगेगा पढ़ने में, बट हल्का सा बता रहा हूं ये सारी चीज।
कि जब पढ़ाऊं तो थोड़ा सा नॉलेज रहे आपको क्या बात होगी वहां पे। वेस्पर थ्योरी बात करती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस तरह स्पेस में अरेंज्ड हैं, ओके। और उस अरेंजमेंट से हमें एक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरी थ्योरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ थोड़ा खेलता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जानते हो ना, ऑर्बिटल्स क्या होती है? वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी होता है ना। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है। क्या मॉडिफिकेशन करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है, और इस मॉडिफिकेशन से हमें एक मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड एंगल होगी इसकी सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक प्रकार की मॉडिफिकेशन करता है। वो मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, और उस मॉडिफिकेशन से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ इत्यादि सब पता चलती है। जैसे कि देखो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये 107 डिग्री होती है, ओके। 107 डिग्री के आसपास होती है ये वाला बॉन्ड एंगल। तो इसका इंफॉर्मेशन हमें वेस्पर थ्योरी से पता चला, देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा ये भी हमें पता चल जाता है, ओके। ये सब हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे रेजोनेंस, जिसका ज्यादा एप्लीकेशन तो ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। रेजोनेंस एक यस सर। ऐसी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। रेजोनेंस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो लुईस के लिमिटेशन को दूर करता है। यदि लुईस का कॉन्सेप्ट बच्चों आप पकड़ के चलोगे ना, लुईस बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स्ड है बीच में। तो यदि लुईस का कॉन्सेप्ट यदि आप पकड़ के चलते हो, चलो मान लेते हैं डबल बॉन्ड बना है दोनों के बीच में, ओके। लुईस का कॉन्सेप्ट यदि आप पकड़ के चलते हो तो आप एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे प्रॉपर्टी को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। लुईस फंस जाता है, लुईस का थ्योरी आगे जाके फंस जाता है बहुत सारे जगहों पे। तो ये जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आया, ये हमें अलाउ करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप मूव करवा सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करवा सकते हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर को यदि हम मूव करवा सकते हैं, बोलने का मतलब डीलोकलाइज कर सकते हैं। लोकलाइज मतलब फिक्स्ड, डीलोकलाइज मतलब मूव करवा सकते हैं। तो बस सिंपल दिमाग में रखो कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हमें अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना, बोले तो डीलोकलाइज करवाना। और इलेक्ट्रॉन को एक बार हम मूव करवा देते हैं तो एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया मुझे नहीं मालूम, आप पता करके क्या आना आप, ठीक है। बेटा केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ मैं, हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ। सर ऐसे ही क्वेश्चन आया तो हम पूछ लिए। कभी नहीं, अच्छा आपके दिमाग में आया था। चलिए मैं जरूर इसका पता करूंगा कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट किसने दिया था। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और यही 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी और साथ में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है इसमें, जिसको डिटेल्स में जब आएगा तब एक एक करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, फिलहाल दिमाग में रखना है इस चैप्टर में लुईस कॉन्सेप्ट देखना है, वेस्पर थ्योरी देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, रेजोनेंस देखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है। ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बस इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। देखो जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो कुछ क्वेश्चन भी दिमाग में उठना चाहिए। सबसे पहले बात होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। चलो एक छोटी सी मैं आपको इक्वेशन देता हूं। मान लो मेरे भाई लोग कि H2 + Cl2 आपस में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाया, ठीक है ना। ठीक है, ये जो
हाइड्रोजन और क्लोरीन अब साथ में रह रहे हैं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन होगा तब ना HCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। कोई दो इंसान साथ में रहते हैं तो प्यार मोहब्बत है तभी साथ में रह पा रहा है, नहीं तो साथ में नहीं रहेगा, झगड़ा हो जाएगा, चल जाएगा दोनों दो कोना। ओके, तो H और Cl के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दोनों साथ में रह रहे हैं। चलो एक और देता हूं एग्जांपल। मान लो Na प्लस हाफ Cl2 बनता है NaCl। ऑब्वियस सी बात है Na और Cl इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन है, तब ये दोनों साथ में। अब सीधा सा बात है, आप लोग भी इतना जानते ही हो, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन है, H और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन है, दोनों थोड़ी तो डिफरेंट होगी। हो सकता है कि NaCl में थोड़ी ज्यादा अट्रैक्शन है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, और H और Cl के बीच में उतनी अट्रैक्शन ना हो, पर अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन तो है तब ना साथ में है। तो यदि केमिकल बॉन्ड की बात होती है तो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स जो विभिन्न चीजों को साथ में रखती है एक केमिकल कंपाउंड में। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? कुछ नहीं, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन है जो डिफरेंट चीजों को इकट्ठे रखती है एक केमिकल कंपाउंड में। ओके, पर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर आप पढ़ने स्टार्ट हम लोग करेंगे जब, अभी अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ये चैप्टर जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्बिनेशन? क्यों कंबाइन कर रहा है यार? ये सोडियम को क्या पड़ा हुआ था? ये सोडियम अकेला रह जाता तो इसको क्या दिक्कत था? क्यों ये कंबाइन किया? अकेले रह जाता। ये Cl अकेले रह जाती तो क्या दिक्कत था? ये क्यों किसी से रिश्ता बनाने गया? क्यों ये किसी के साथ कंबाइन किया? ये दिमाग में आपका क्वेश्चन उठना चाहिए, इसका जवाब ढूंढेंगे हम लोग इस चैप्टर में। दूसरी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्यों एक पर्टिकुलर टाइप की कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करती है? अच्छा, आपने NaCl का फॉर्मूला क्या इस तरह देखा है? NaCl2, NaCl3, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है क्या? नो सर। नो सर। तो भाई मेरे बता मुझे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ही क्यों होता है? क्यों नहीं NaCl2 होता है? क्यों नहीं NaCl3 होता है? मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइप के ही रेशियो में क्यों कॉम्बिनेशन हो रही है? इसका जवाब भी इस चैप्टर में हम ढूंढेंगे। और देखो, साइंस का पढ़ाई का मतलब ही यही है। साइंस अपने उन्नति आपके सामने खोल दिया कि साइंस को आप साइंस के बारे में चीजें देखोगे तो आज से 10 साल पहले आप कभी सोच नहीं सकते थे कि मोबाइल में चेहरा देख के किसी से बात हो जाएगा। साइंस ने बहुत सारी चीज आपके सामने इन्वेंट कर दी, डिस्कवर कर दी, बट चीजों को यदि बेसिक रूप से समझा जाए तो वो सारे चीज समझ आ जाएंगे आपको कि किस प्रकार से मोबाइल में एक जगह से दूसरा जगह बात हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार साइंस को हम लोग आज तो देख रहे हैं। चलो, मैंने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज का नाम ले लिया आपके सामने में, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपके लिए लग रहा होगा अरे बाबा क्या है ये सब चीजें। बिल्कुल चिंता मत करो, जब बेसिक से आगे बढ़ेंगे ना तो हर चीज समझते चलो जाओगे और मजा आ जाएगा। Why some element do not combine? अब मुझे बताओ तो कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंबाइन नहीं करते हैं किसी के साथ? तो नोबल गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये नोबल गैसेस किसी से कंबाइन नहीं करती है। ये भैया ये नोबल गैसेस को क्या हो गया? क्यों नहीं कंबाइन करता है किसी के साथ? क्यों नहीं रिएक्ट करता है किसी के साथ? ये भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। एक और चौथी बात, क्यों एक मॉलिक्यूल की एक डेफिनेट शेप होती है? जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा भी बता दूं, देखो वाटर का मॉलिक्यूल जब बनता है ना तो ये वाला एंगल 104.5 होता है। अब बोलो सर 104.5 ही डिग्री एंगल क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं? मान लो जब मीथेन बनता है तो मीथेन के
ये जो एंगल्स होते हैं ये 109.5 डिग्री होती है। अब बोलोगे सर 109.5 ही डिग्री एंगल क्यों होती है? क्यों नहीं, मीथेन ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब ऐसे 90 डिग्री पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगे रहते? मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है, 90 डिग्री पे हाइड्रोजन नहीं लगा रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये सारे जवाब ये चैप्टर में हम लोग एक एक करके ढूंढते चलेंगे। तो चलिए उन सवालों के जवाब को ढूंढते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1916 की कहानी है। ओके, दो डिफरेंट साइंटिस्ट, कौशल और लुईस दो डिफरेंट इंसान है, एक इंसान नहीं है। कौशल और लुईस दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एक कॉन्सेप्ट दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या था देखते हैं। दोनों ने नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से गौर किया। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोनों ने बहुत अच्छे से गौर किया। ओके, देखो क्या गौर किया। हीलियम को एक पल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, नियॉन। अब बालकगण मुझे बताना, नियॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 है सर। 8 आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 यदि मैं क्रिप्टन का भी आउटर मोस्ट सेल, फोर्थ सेल का बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 18 अच्छा ठीक है, आप सर तो लास्ट थोड़ा में 8 है सर, 8। नहीं, ठीक है। देखो कोई बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, पर ये जान लो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 80 इलेक्ट्रॉन है। डी ब्लॉक रहती तब बोलते, तब मान लेते, ठीक है ना, समझ गए। yes इसमें 8 सर इसमें भी 8, लास्ट वाला में इसमें भी 8। 8। अब कौशल और लुईस ने जब नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को गौर किया तो उन्होंने देखा कि जो अक्सर नोबल गैस है, इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तब इन लोग का दिमाग खटखटाया कि नोबल गैस क्यों स्टेबल है। नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना, नोबल गैस तो स्टेबल होते हैं, मालूम है ना, यस सर। स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो इन लोगों का दिमाग खटका, दिमाग खुजलाया इन लोग का। ये लोग सोचने लगा कि कहीं स्टेबिलिटी का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रहना नहीं ना है। ओके, तो इन लोगों ने और रिसर्च किया, तब इनको पता चला कि हाँ, यदि कोई एटम अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह कर लेता है तो वो फिर स्टेबल हो जाती है, वो फिर उसके बाद किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि आप भी जानते होंगे, आप उतने बड़े हो चुके हो। अब मुझे एक बात बताओ, Na प्लस क्या किसी से रिएक्ट करने जाएगा? नो सर। नो सर। Na रिएक्ट करेगा। Na क्या होती है? अब देखो मैं सिंपल वाला लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है भैया, इसको एक निकालना है। बट Na प्लस आपको मालूम है ये तो 28 होती है, इसका लास्ट में 8 हो गया तो किसी से आप रिएक्ट नहीं करता, ये अनरिएक्टिव हो जाता है। तो यही कहानी उन लोगों के समझ आई कि लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन का होना स्टेबिलिटी का साइन होता है। और एक एटम अपने लास्ट घर में किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो चाहे लूज करके करे, चाहे गेन करके करे, चाहे शेयर करके करे, उसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। और कुछ स्पेशल केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। ओके, अब देखो कौशल और लुईस ने बताया कि देखो बच्चा लोग, यदि एटम को, बच्चा लोग ने सबको बोला, देखो साइंटिस्ट लोग, दुनिया वालों, सुन लो ध्यान से, यदि एटम को अच्छे से समझना है तो उसको 2 पार्ट में स्टडी करके समझो। मतलब उस जमाने में जो मन तो बोलते थे, अब साइंटिस्ट थे भाई। तो 1916 में, अब इनके थ्योरी को बाद में रिजेक्ट भी किया गया, ऐसा बात नहीं है कि इनका थ्योरी जिंदा रहा हमेशा। ओके, देखेंगे बाद में कैसे रिजेक्ट हुई थी। कौशल और लुईस ने बोला कि यदि एटम को अच्छे से समझना है तो एटम को 2 पार्ट में बांट के पढ़ दो, एक कर्नल
और दूसरा वैलेंस सेल। अब कर्नल बोलने का मतलब वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं, कर्नल का मतलब होगा इनर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस में जो सारे चीज होते हैं। ओके, तो जो सारे चीज होते हैं, उस जमाने में तो प्रोटॉन ही का खोज हुआ था, न्यूट्रॉन का खोज हुआ नहीं था। तो कर्नल का मतलब एज पर कौशल और लुईस, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। और दूसरा पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। ठीक है ना। तो कभी कल हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एटम को कर्नल किस पार्ट को बोला जाता है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन साथ में न्यूक्लियस को कर्नल बोला जाता है। ठीक है ना। और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोली जाती है। और आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कौशल और लुईस के हिसाब से। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कौशल और लुईस के हिसाब से। ओके, चलो और देखते हैं कि इन लोगों ने और क्या क्या बातें कही। लुईस ने बोला, सुनना ध्यान से बात को, लुईस ने क्या बोला कि आप आउटर मोस्ट सेल को एक क्यूब के तरह एज्यूम करो। ध्यान से सुनना, लुईस ने बोला कि आप आउटर मोस्ट सेल को एक क्यूब के तरह एज्यूम करो और इलेक्ट्रॉन क्यूब के कॉर्नर पे रहेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, चलो सोडियम, यदि मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, किसी को कोई कष्ट नहीं ना, नियॉन 3s1, कोई दिक्कत? तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? क्यूब के एक कॉर्नर पे रहेगी भाई। ठीक है ना, क्यूब का 8 कॉर्नर होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो एक कोना पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगी। अब यदि मैं बात करूं क्लोरीन का, जल्दी से बता दो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s7 वैसे बताओ। नियॉन 3s1 3p एसपीडीएफ में नियॉन 10 हो गए, फिर 3s2 3p5 3p5 ठीक है ना, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्यूब के 7 कोनों पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई भी 7 कोनों पे रह सकता है। गॉट इट, 7 इलेक्ट्रॉन क्यूब के 7 कोनों पे। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं आर्गन का ही, तो आर्गन का तो आपको वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना? यस सर 3s2 3p6 3p6 होगी। तो मतलब 8 के 8 कोनों पे इलेक्ट्रॉन है। आठवां कोना कहाँ है? ये वाला है, ठीक है, बैक साइड में। हाँ देखिए। तो मुझे ये बताना कि ये जो दोनों हैं, सर 7 ही बनाए सर। हाँ हाँ ठीक है, ये दो जो हैं, क्या इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं नो ना? सर तो इन दोनों की इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब ये लोग कुछ चक्कर लगा के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। बट मुझे एक बात बताओ, आर्गन का तो क्यूब के 8 कॉर्नर पे एटम, तो इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है। आप यस सर बच्चों मुझे बताओ, क्या ये और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्यों गेन करेगा यार, क्यों गेन करेगा? इसका तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट है, सब एकदम भरा पड़ा हुआ है कि नहीं? तो लुईस ने बोला कि यदि एक एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, आप देखिए सोडियम क्या कर सकता है स्टेबल होने के लिए। सोडियम का यदि मैं सिंपल भाषा में भी लिख दूं तो 281 लिख दूंगा, है कि नहीं? तो सोडियम ये क्या करेगा, 3s वाला इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो ऑटोमेटिकली उसका आउटरमोस्ट सेल में 8 हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस सर ठीक है, तो यही कहानी थी कौशल और लुईस की। उन्होंने बोला कि एटम
किसी भी प्रकार से स्टेबल ऑक्टेट पाएगी, मतलब अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। वो तरीका हो सकता है आइदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के, मतलब गेन और लूज करके, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। शेयरिंग करके। जैसे कि देख लो एक पल के लिए, ये सोडियम को ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को फेंक थोड़े देगा कहीं। अब जैसे आपके पास 10,000 रुपया पॉकेट में रखा हुआ है, तो आप 10,000 रुपया ऐसे से उड़ाते फेंकते थोड़े चलोगे। अरे मान ले आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो आप क्या करोगे, कोई जरूरतमंद है तो उसको दे दोगे। उसी प्रकार सोडियम क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही हवा में नहीं फेंक देगा, जिसको जरूरत है उसको दे देगा। सोडियम क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो यस जाएगा। सर, सोडियम भी हो जाएगा। सोडियम भी हो जाएगा। तो दोनों ने एक रिश्ता बनाया ना भाई, मतलब मैं किसी को यदि 100 रुपया दे रहा हूं तो मेरा उसके साथ एक रिश्ता बन रहा है ना, कर्जदार का और मतलब कर्ज देने वाले का एक रिश्ता बन रहा है। ठीक उसी प्रकार सोडियम और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं, बोले तो ट्रांसफर करते हैं, तो उन लोगों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनती है। उन लोगों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनती है। अंडरस्टूड? उसी प्रकार शेयरिंग से भी एक बॉन्ड बनती है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखेंगे डिटेल्स में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोई बताएगा मुझे क्या? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। अच्छा, एक लुईस सिंबल क्या होता है ये बता देते हैं, यदि आपको नहीं मालूम होगा तो आप फंसोगे। लुईस सिंबल क्या होती है? पेन का कलर चेंज करते हैं, लाल कलर से हम लोग लिखने का मन नहीं करता। लुईस सिंबल होती है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ओके, विथ डॉट और क्रॉस। मतलब एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और उसके ऊपर डॉट या क्रॉस डाले हुए रहेंगे। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विथ डॉट और क्रॉस दैट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या बोलो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि देखो, यदि मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन होती है ना इसमें टोटल। तो कैसी होती है, 2 और 1, वेरी सिंपल में बात करूं तो आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगी। तो मैंने यदि इस तरह लिखता हूं, लिथियम के ऊपर में एक डॉट डाल दिया या एक क्रॉस डाल दिया, तो इसका मतलब मैं मीन कर रहा हूं कि लुईस का मैंने सिंबल बनाया है लिथियम के लिए। ओके, तो लुईस सिंबल क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर में कुछ डॉट डाले हुए रहेंगे या डॉट की जगह क्रॉस भी रह सकते हैं। जितने सारे डॉट रहेंगे, जितने सारे क्रॉस रहेंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सिंबल उसके ऊपर डॉट या क्रॉस जो रिप्रेजेंट करेगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को। गॉट इट? चलिए अब आ जाओ बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर में कितने सारे डॉट्स रहेंगे? 2 रहेंगे सर। 2 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 होती है तो 2 2। बोरोन के ऊपर में 3 सर। 3 रहेगा। कार्बन का सर 4। 4। नाइट्रोजन की 5। 5। ऑक्सीजन का 6। 6। फ्लोरीन की 7। 7। 7 होगा, है ना। नियॉन की 8। सर रहेगा। यस। 8। 8 डॉट डालेंगे, जितने रहते वैलेंस सेल में वो दिखाएंगे। 8 डॉट मतलब 8 डॉट्स मतलब स्टेबल, है ना। ये लुईस सिंबल है, आप लोग ये जानते ही होंगे, इतना उम्मीद है मुझे।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के तरफ। एक सेकंड रुकना बच्चा। अच्छा, आप लोग आज कौन से पासवर्ड से लॉगिन किए हो? सर 69 वाला सर। 696738। Yes, sir. यस देखो मेरा क्या हो गया, मेरा वो पासवर्ड ले ही नहीं रहा, भगवान जाने। अच्छा, रीसेट कर लेंगे। अब आते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड की ओर जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, वेरी सिंपल बॉन्ड। डेफिनेशन पढ़ना छोड़ो, चलो इसको हम लोग सिंपल समझते ही हैं। मान लो एक मेटल है, ठीक है, मान लो एक मेटल। अब उस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन मानो लूज कर दिया और मानो वो बन गया M+। इसको क्या बोलेंगे? कैट आयन, एन आयन, कैटायन। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायंस। मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, एक नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो बनता है X-। दिस इज एन आयन। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इकट्ठे रहने लगेंगे और इकट्ठे रहने लग जाएंगे मतलब हम बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो बनती है एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनती है, या बोल सकते हो जो अट्रैक्शन एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, या आयनिक बॉन्ड भी उसको बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग जानते ही हो, NaCl एग्जांपल ले लो, ये एक आयनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक एग्जांपल ले लो, जहां पे एक आयनिक बॉन्ड बना है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, स्टैंडर्ड 10th में भी आप लोग पढ़ के आते हो। इलेक्ट्रोवैलेंस एक वर्ड है, वो बताना जरूरी है। देखो NaCl जो बनता है उसमें कौन कौन से आयन रहते हैं? Na+ और Cl-। MgCl2 में कौन कौन से आयन? Mg2+ और Cl-। दो Cl-, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब होता है कि कितना यूनिट चार्ज प्रेजेंट है एक आयन के ऊपर। जैसे मैं लिखता हूं Na+, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस हो गया 1। यदि मैं लिखता हूं Ca2+, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस हो गई 2। यदि मैं लिखता हूं Al3+, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस हो गई 3। यदि मैं लिखता हूं Cl-, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंस हो गई -1। समझ गए? तो ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंस की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आ रही है, क्या क्या कंडीशन जरूरत होता है एक अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। यदि लास्ट क्लास की कहानी आपको थोड़ी भी याद हो, जब मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने एक चीज बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.7 से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोल रहा हूं, मतलब दो एटम जो आपस में कंबाइन किए हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा रहेगा तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड होता है? नहीं याद है? पढ़ते नहीं हो क्या घर में आप लोग? भूल गए सर। पढ़ा करो, ये गलत बात है, आप रिवाइज नहीं करते हो इसका मतलब, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ। यदि चलो ऐसे समझो,
कि एक एटम की बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने की, एक एटम की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। तो मुझे एक बात बताओ, एक बिल्कुल नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन रखना जैसे कि मेटल, और नॉन मेटल चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन ले ले भैया जैसे भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तब अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा कि कम होगा तब ज्यादा अच्छा बनेगा? सर ज्यादा दिमाग लगा? होगा तब। ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता अपने पास में, दूसरा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, उतना अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब चलो मुझे एक बात बताओ, आपको तो ये मालूम ही है कि जब भी एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है? लूज करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बहुत आसानी से लूज कर लेना चाहिए कि मुश्किल से लूज कर लेना चाहिए? आसानी, जितना आसानी से लूज करेगा उतना अच्छा मेटल होगा ना, है कि नहीं? तो मेटल इलेक्ट्रॉन निकाला बना M+, और जो एनर्जी लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, मालूम है ना? ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ कि कम एनर्जी देने से निकल जाए तो अच्छा बॉन्ड बनेगा, कि बहुत एनर्जी लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में तब अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा? लो, कम एनर्जी में। कम एनर्जी लगना चाहिए, मतलब जितना आसानी से निकल जाए भैया उतना जल्दी रिएक्शन होगा, उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा जल्दी। अब मुझे एक बात बताइए, एक नॉन मेटल रहता है, अब वो नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो लूज होती है इधर। अब ये नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अब भैया मुझे एक बात बताना कि ये गेन करके बहुत खुश होना चाहिए इसको कि दुखी होना चाहिए? गेन करके खुशी होना चाहिए। मतलब क्या है? हाँ सर, खुश होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज होना, वो ज्यादा रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए, है ना? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी अच्छी नॉन मेटल होती है। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में, दो कंबाइनिंग एटम के बीच में काफी हाई होनी चाहिए। जो मेटल रहेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो रहना चाहिए, और जो नॉन मेटल रहेगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत एनर्जी उसको रिलीज करना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग नहीं पढ़े हो, दैट इज हाई लैटिस एनर्जी। अब देखिए, M+ बन गया, X- बन गई, और M+ और X- आपस में कंबाइन करके बनेगा MX। आप सभी को एक बात मालूम है कि जब भी एक कंपाउंड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ये दिमाग में रखिएगा। जब भी एक कैटायन और एनायन आपस में जुड़ा और एक कंपाउंड बनाया तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। ओके, उसी एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। अब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन के वक्त उतनी अच्छी आयनिक बॉन्ड वो होती है। सुन लो, ध्यान से बोल रहा हूं कि एक कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन किया और एक कंपाउंड बनाया, और इस कंपाउंड के निर्माण के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम बोले लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितनी एनर्जी निकलती है कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान उतनी अच्छी आयनिक बॉन्ड। डोंट वरी, लैटिस एनर्जी को तो बहुत डेप्थ में हम लोगों को पढ़ना है, अभी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। हल्का सा और बता दूं आपको लैटिस एनर्जी के बारे में, थोड़ा आप देख ही लो लैटिस एनर्जी की कहानी। देखिए, M+ X- आपस में जुड़ा तो बना MX, एक आयनिक कंपाउंड बनी, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, उसको हम लोग बोले लैटिस एनर्जी।
ओके, अब इन दोनों का जब रिश्ता बना था, इन दोनों का जब रिश्ता बना था तो भैया इतना एनर्जी रिलीज हुआ था, मतलब इतना एनर्जी खर्चा हुआ था, सॉरी रिलीज हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है इसको तोड़ दूं, तो मैं यदि बाहर से उतना एनर्जी दूं तो ये दोनों का बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो आप उल्टा तरीका से भी डिफाइन कर सकते हो कि दो एटम्स आपस में, सॉरी, दो आयंस आपस में कंबाइन किया और एक कंपाउंड बनाया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोले लैटिस एनर्जी। कंपाउंड बना तो एनर्जी रिलीज हुआ, उसको हम बोले लैटिस एनर्जी। उल्टा भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए हमें जितना एनर्जी देना पड़ रहा है उसको भी हम बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, तो ये टूट जाएगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। अब ध्यान आपको देना है एक चीज कि लैटिस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ 1 मोल डिफाइन करते हैं, तो आप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, आपके पास 1 मोल आयनिक सॉलिड है, आपके पास 1 मोल एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। आप चाहते हो कि उसको तोड़ दे रेस्पेक्टिव गैसियस आयंस में, उसको तोड़ दे रेस्पेक्टिव गैसियस आयन में, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। समझ गए? तो लैटिस एनर्जी को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में है उसको इंडिविजुअल गैसियस आयन में तोड़ना है, तो जितनी एनर्जी लगी उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोले। ये इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल आयनिक सॉलिड और तोड़े हैं इंडिविजुअल गैसियस आयन में। और तो सर इसका रिवर्स वाला डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? रिवर्स वाला डेफिनेशन कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना रेस्पेक्टिव गैसियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोले लैटिस एनर्जी। ठीक है? यस सर। आया था चाय और शरबत बन के खत्म हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर गर्मी में आप चाय पी लेते हैं? तो क्या करें। अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों। अब ये भी मैं बताना तो जरूरी नहीं समझता हूँ, बट आप लोग को बता ही दूं, जूनियर क्लास में तो ये सारे चीज पढ़ते ही हो आप लोग, फिर भी कुछ कुछ चीज मिस रहता है वहां पे, देख लो। फिजिकल स्टेट, एक आयनिक कंपाउंड नॉर्मली क्या होगी? सॉलिड होगी, कोई दिक्कत नहीं आपको? नो सर। आयनिक कंपाउंड तो नॉर्मली सॉलिड होती है। तो आयनिक कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ सॉलिड की तरह नहीं। एक सॉलिड की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है या वो सॉल्यूशन फेज में भी रह सकता है। जैसे क्या NaCl है, उसको मैं पानी में मिला दूंगा तो वहां पे भी तो NaCl रहता है ना भैया। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, सॉल्यूशन फेज में भी रह सकता है, बट कभी भी गैसियस फेज में नहीं रहेगा, गैसियस फेज में वो नहीं रह सकता। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, आइसोमॉर्फिज्म। ये तो इन डिटेल्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे आने के बाद। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि 2 अलग अलग आयनिक कंपाउंड, मान लो एक आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल है FeSO4.7H2O, इसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, और एक आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल है MgSO4.7H2। ये दोनों अलग अलग आयनिक कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग आयनिक कंपाउंड है, बट दोनों की स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, मतलब अरेंजमेंट दोनों में सेम। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इस प्रॉपर्टी को आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग आयनिक कंपाउंड जिनके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर सिमिलर हो।
जिनके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर सिमिलर हो। ओके, गॉट इट? चलिए, जैसे FeSO4.7H2 MgSO4.7H2O, इन दोनों की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर सेम होती है, तो इनको हम बोलते हैं ये दोनों आइसोमॉर्फ्स है। ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। कंडक्टिविटी, अब ये मैं क्या बताऊं, सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्ट करवाने के लिए भैया फ्री आयंस चाहिए, और सॉलिड स्टेट में तो ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है ना। ये सॉलिड स्टेट में जुड़ा हुआ है तो कंडक्ट तो नहीं कर सकता। हाँ, पानी में डाल दो तो Na+Cl- टूट गया तो Na+ एक तरफ जाएगा, Cl- दूसरे तरफ जाएगा। आयंस की मूवमेंट जब होती है तो करंट फ्लो होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकली ये कंडक्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर रहती है। हाँ, एक्वस स्टेट में कर सकता है, या मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन मतलब बहुत हीट देके इसको पिघला। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में। आप पोलर मतलब आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, पढ़ेंगे, इन डिटेल्स हम लोग देखेंगे, पर हल्का सा मैं बता देता हूँ आपको, हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, मान लो वाटर बना, मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे एक डेल्टा नेगेटिव होगी, हाइड्रोजन पे एक डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पे एक डेल्टा यस पॉजिटिव। तो यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं, है ना? यस सर। तो ये एक क्या है, जो मॉलिक्यूल में पोल्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। समझ गए? गॉट इट? पोल्स क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल क्रिएट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे हल्का सा चार्ज का सेपरेशन हुआ है, जैसे कि मैं बात करूं H और H की। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें क्या कोई चार्ज का सेपरेशन होता है? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होती है वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में रहती है, कोई डेल्टा पॉजिटिव कोई डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे नहीं बनता है कि? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल नहीं बनता उनको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जिनमें ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मान लो NaCl, अब NaCl जो है उसमें Na+ और Cl- होती है ना, चार्ज सेपरेशन तो होती है ना भैया, प्लस और माइनस चार्ज। तो देखो इसमें भी चार्ज सेपरेशन है, इसमें भी चार्ज सेपरेशन। तो इसको यदि आप इसमें डालते हो तो एक दुनिया में नियम सुने होंगे, अच्छा आदमी जो रहता है ना वो दुनिया में कहीं भी रहे अच्छा आदमी को ढूंढ ही लेता है, और जो बदमाश रहता है वो बदमाशों को ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। तो नियम वही चलता यस है, सर। लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि अच्छे इंसान के साथ अच्छे इंसान मिल जाते हैं, बुरे इंसान के साथ बुरे इंसान मिल जाते हैं। तो कहानी यही है कि NaCl में भी चार्ज की सेपरेशन रहती है, H2O में भी चार्ज की सेपरेशन होती है, तो दोनों को हम बोल रहे हैं लाइक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए एक नियम चलता है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो भैया NaCl में जैसा पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। पानी में NaCl डालो मिल जाएगा। ओके, तो यही कहानी है। ऑयल, यदि कोई तेल लेते हो तो तेल में ऐसा कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए वो इसमें नहीं होता है। ओके, देखेंगे डिटेल्स में, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो NaCl जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या KCl जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, दिमाग में रखिए, समझ गया? कोवेलेंट बॉन्ड देखने से पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो आंसर दो फटाफट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दो। Which one of the following element under normal condition exists as independent? Noble gases. Noble gases. नोबल गैसेस C। कोई शक नहीं, एकदम। नेक्स्ट, a group of atom is found to exist together. ग्रुप ऑफ एटम इकट्ठे साथ में रहते हैं, और एक नया टाइप का प्रॉपर्टी आता है, मिक्सचर।
मॉलिक्यूल। Molecule. मॉलिक्यूल। हाँ सर, मॉलिक्यूल। मिक्सचर में नया प्रॉपर्टी थोड़ी आता है। ओके, जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएं तो बना वाटर। तो हाइड्रोजन का गुण क्या होता है, ये कंबशन का सपोर्टर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी आग लगता है, बट वाटर क्या आग लगाता है कि आग बुझाता है? बुझाता है ना। तो नया प्रॉपर्टी आता है ना जब नई चीज बनती है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है, इसको हम बोले मॉलिक्यूल। बट मिक्सचर, चनाचूर देख लो, चनाचूर में बादाम रहे, किशमिश रहे या जो भी रहे, सबका स्वाद लगता है, किसी की स्वाद नहीं खत्म होती। द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरी ऑफ बैलेंस, बताओ, पढ़ो, मैंने पढ़ा है। सर डी। हाँ, डी। हाँ, देखो ये कहानी सही है कि अलग अलग थ्योरीज आए कि क्या हो रहा था। एक सेकंड रुकना आप लोग। देखो, वेरियस थ्योरीज आए, अलग अलग थ्योरीज आए, ओके, जो केमिकल बॉन्ड को समझाने का कोशिश किया। वो सारे थ्योरीज हमें ऑब्वियसली एटम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एटम को तो हम समझ ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के साथ पीरियडिक टेबल भी बना, मतलब ऑल ऑफ द अबव। सिंपल आप लोग बता सकते हैं, इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं। कौशल और लुईस की कॉन्सेप्ट बेस्ड है रिएक्टिविटी पे, इनर्टनेस पे, Reactivity. हाँ? Reactivity. रिएक्टिविटी। कौशल और लुईस का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था कि नोबल गैस इनर्ट है, तब ना हर चीज के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। Yes. है सर। क्या होगा? Lewis is pictured the atom in term सर of सी। 8 elements. हाँ सर, सी। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का बात करता है। An electronic element is said to be stable if it is outermost cell सर सी, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Lewis postulated that सर डी atom होगा। Chemical bonds. yes. सर सी। In case of bond सर ए होगा सर। C का ऐसा होगा रे? सर ए। The electron transfer takes place from क्लोरीन से सोडियम एटम थोड़े जा, इलेक्ट्रॉन थोड़े जाता है सोडियम से। ओह सॉरी सर। It's okay. In the formation of a molecule, only the outer cell electron take सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर डी होगा ना? अच्छा, ए होगा। A होगा, ठीक है, D का होगा। हाँ, the group valence of an element is generally equal to Valence electrons. सर हमको डी लग रहा है। डी ही आंसर होगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबको समझा दे रहा हूँ। देखो, लिथियम का ऊपर में एक डॉट होता है, ओके, तो लिथियम की वैलेंसी क्या है? 1 है ना। Yes. तो लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर जितने डॉट्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो सकती है, ठीक है ना। आप देखो, नाइट्रोजन में होता है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 5, ठीक है ना। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना इसकी वैलेंसी 8 - 5 = 3। मैंने बताया था ना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी लास्ट क्लास में बताया था, यस सर, यस सर। है ना। तो 8 - 5 3 वैलेंसी, तो ये पहला वाला तो राइट है, दूसरी वाली भी राइट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी काल वैलेंसी बताती है, जैसे मैग्नीशियम की 282 लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो वैलेंसी बताता है, ठीक है। The attractive force which stabilizes the negative and positive ion is called डी सर। सर डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
कौन सा गलत है, कौन सा सही है? सर बी रॉन्ग है। सर बी। नॉट करेक्ट। ये वाला सही है, ये भी सही है, डी भी तो गलत है। डी गलत है यार, डी का है। कैल्शियम और नाइट्रो सोडियम कभी आपस में कंबाइन करेगा? हाँ सर ये भी सही बात है। ये तो राइट है, कैल्शियम और फ्लोरीन क्यों नहीं कंबाइन करेगा? कैल्शियम की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो CaF2 बना, क्या दिक्कत? यस सर। नॉट करेक्ट। The bond formed as a result of electrostatic ए attraction सर। between सर ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ बात ही नहीं है, सब बात में ये सब थोड़ा आपको दिमाग को जागृत करने के लिए क्वेश्चन है, वरना कुछ नहीं है। ये सब सेक्शन से आपके मेंस और एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते हैं हाइब्रिडाइजेशन, MOT, ये सब से क्वेश्चन आते हैं, बट ये सब भी सीखना है। मतलब which postulate provide the basis for the modern concept regarding ion formation by electron transfer and formation of ionic crystalline compound? देखो, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन इत्यादि के बारे में कौशल ने मेन बात किया था, ठीक है ना। मेनली कौशल ने आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बात किया था। देखो कौशल ने क्या बोला था, मैं आपको बता देता हूँ। कौशल ने बोला था कि ये जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं, बोले तो नॉन मेटल्स हैं, उसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए कहीं से तो वो स्टेबिलिटी पा जाएगा। वहीं ग्रुप 1 वाले जो मेटल है, एल्कलीन मेटल्स, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किसी को तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, ये गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और स्टेबिलिटी पाती है। तो ये सारे बात कौशल ने किया था, ये कौशल की पोस्टुलेट थी। ओके, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में मेजर थिंग्स कौशल ने बोला था। ये जी मीन्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आप फंस जाओगे अभी क्योंकि आप नहीं जानते हो इसके बारे में। मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसका आंसर ये होगा वैसे, ठीक है ना, क्योंकि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि I3- मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये बताना पड़ेगा, अभी आप नहीं दे पाओगे इसका, ठीक है। चलिए, ये क्या होगा? सर ए होगा। सर ए। चलिए अभी नहीं, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? नो सर। नो सर। और ये आईडी भी फ्री है, कोई क्लास नहीं है इस आईडी पे, बाद में थोड़ा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत। चलिए, सर कल टेस्ट है ना? होगा, मुझे नहीं मालूम है बेटा, होगा ही ऑब्वियसली। हाँ सर है सर। देखिएगा, इरविंग लैंगम्यूर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, कोवेलेंट बॉन्ड। लैंगम्यूर ने बोला ठीक है, लुईस लोग बोल रहा है कि चलो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब किसी को मिलेगा तो वो नेगेटिव पार्टिकल बनेगा, जो लूज करेगा वो पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगी। बट लैंगम्यूर ने बोला कि मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक क्लोरीन है, ठीक है ना, मान लो पल के लिए एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 है ना। उसने बोला कि मान लो कि ऐसे 2 क्लोरीन पड़े हुए हैं, ऐसे 2 क्लोरीन पड़े हुए हैं, तो लैंगम्यूर ने बोला कि भैया ये 2 क्लोरीन यदि आपस में बॉन्ड बनाना चाहता है, या मान लो एनी 2 नॉन मेटल, कोई भी 2 नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाना चाहता है, तो आपको तो मालूम है कि नॉन मेटल कोई भी ले लो, यदि मैं ऑक्सीजन का ही बात कर लूं तो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए,
मैं नाइट्रोजन का ही बात क्यों नहीं कर लूं? तो नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मान लो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करना चाहता है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आएगा कहां से? तो लैंगमुइर ने बोला कि वैसे कंडीशन में एक शेयरिंग वाला काम होगा। देखो क्या होगा, मान लो ये एक क्लोरीन का एटम, ओके, इस क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, ओके, और इसको एक और जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने की, तो ये क्या करेगा, एक शेयरिंग में लगाएगा, और एक दूसरा क्लोरीन आएगा, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये भी शेयरिंग में लगा देगा। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगेगी उसको दोनों गिनेगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगेगी उसको दोनों गिनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्लोरीन के पास टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हो गए। अब ये भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को गिनेगा, तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लैंगमुइर के कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके भी ऑक्टेट पूरा किया जा सकता है, ओके। तो ये क्लोरीन और क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हम बोल सकते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनी है, जिसको हम लोग एक छोटा सा डंडी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस छोटा सा डंडी का मतलब होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया, ठीक है। ऑक्सीजन, अब मान लो कि 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, तो ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 की जरूरत है, तो 2 की जरूरत है तो एक काम करता है, ये 2 शेयरिंग में लगाता है। इसको भी 2 की जरूरत है, तो ये भी एक काम करता है, ये भी 2 शेयरिंग में लगा दिया। अब जो शेयर हुआ है बीच में उसको दोनों गिनेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 इसके पास भी 8 हो गए। तो मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में साथ में रह सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक बॉन्ड, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल रह सकते हैं, और ये वाला Cl2 बन गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3। तो जितने चाहिए उतने ये शेयरिंग में लगा देता है, लगा दिया 3 शेयरिंग में। और एक नाइट्रोजन है, वो बोलता है हमको भी जरूरत है, तो ये भी अपना 3 वो लगा दिया शेयरिंग में। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्टेबल हो गए, है ना। तो नाइट्रोजन स्टेबिलिटी पा रहा है कौन सा बॉन्ड बना के? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो एक ऐसा कंडीशन आया कि चलो 2 नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मान लिया 2 नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई उपाय नहीं बचता है, तो दोनों शेयर ही कर रहा है। बट एक और कंडीशन आता है, मान लो कार्बन है। आप ये चीज जानते हो, कोई भी एटम नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है स्टेबल होने के लिए, कार्बन की 6 होती है एटॉमिक नंबर। कार्बन का सबसे सामने नोबल गैस कौन लग रहा है आपको? नियॉन लग रहा है क्या? हीलियम नियॉन दोनों है। हीलियम भी 4 इलेक्ट्रॉन आगे है, सॉरी नियॉन 4 इलेक्ट्रॉन आगे है, तो हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन पीछे। मतलब यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन माइनस सॉरी ऐड कर लेगा अपने में, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो वो नियॉन के जैसा बन सकता है। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो वो हीलियम के जैसा बन सकता है। बट आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 तक कहानी चलता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकती है, बट क्या चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान होता है क्या? नो सर। नो सर। तो एनर्जी इश्यूज है, एनर्जी इश्यूज, ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इधर निकालने वाली कहानी हो रही है, एनर्जी इश्यूज। इतना एनर्जी आएगा कहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का रास्ता नहीं अपना सकता। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो हीलियम जैसा बन जाए, ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना एनर्जी आएगा कहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने।
अब बात हो रहा, चलो 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। तो कार्बन का एटम छोटा सा एटम है ना, कार्बन का एटम काफी छोटा सा है, सबसे ऊपर है पीरियडिक टेबल में। एक ग्रुप में जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे छोटा रहता है कि सबसे बड़ा रहता है? छोटा। सबसे छोटा रहता है ना। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये ग्रुप में कार्बन सबसे छोटा है। एक तो इतनी छोटी सी चीज है, उसमें पहले से 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। अब मुझे एक बात बताओ, और 4 इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन सामने सामने नहीं हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन सामने सामने हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज उस सिस्टम में बढ़ जाएगी। और रिपल्सिव फोर्सेज एक सिस्टम में बढ़ता है तो रिपल्सन बढ़ जाती है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का रास्ता भी कार्बन के पास खत्म है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएगी वहां पे। जितनी अट्रैक्शन रहेगी उससे ज्यादा रिपल्सन हो जाएगी, है ना। एक छोटा सा जगह में यदि 10 आदमी को भर दो तो लोग तो अपने में लड़के मर जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएगी, तो उस कारणवश कार्बन ना लूज कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ना गेन कर पाएगा। तो कार्बन के पास भी रास्ता शेयरिंग का ही बचता है। तो कार्बन जो दुनिया के मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाते हैं वो भी शेयरिंग का ही रास्ता अपनाता है। ओके, देख लेते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल सिंपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मीथेन का एक केस ले लेते हैं। मान लो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना। है। 4 सर। यस सर। तो देखो 4 है और 4 इसको जरूरत है, तो ये क्या किया, 4 को शेयरिंग में लगा दिया, ठीक है ना। और 4 हाइड्रोजन को बोला एक काम करो तुम लोग एगो एगो लगाओ शेयरिंग में। तो हाइड्रोजन बोला कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। सारे हाइड्रोजन के भी ड्यूप्लेट पूरे हो गए। हाइड्रोजन को तो ड्यूप्लेट पूरा करना है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करना है, तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा हो जाता है। और कार्बन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आप? 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। ओके, गॉट इट। चलिए कुछ और कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, दैट इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। ओके, अभी मैंने यहाँ पे जो बात किए थे, दिस इज होमो एटमिक मॉलिक्यूल। होमो एटमिक मॉलिक्यूल, होमो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप के एटम्स बॉन्ड बनाए। हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। जैसे कि देख लो, मान लो HCl बन रहा है। तो HCl बन रहा है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सिंपल भाषा में लिखोगे तो 1 लिखोगे, क्लोरीन का 287 लिखोगे, सिंपल भाषा में लिखोगे ना। ओके, तो क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो हाइड्रोजन क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगाया, क्लोरीन के पास 7 थी तो 2 2 4 2 6 और एक 7 लगाया, ठीक है ना। इसके पास भी ड्यूप्लेट हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। तो HCl मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के तहत बन गई। मान लो वाटर बनना है, वाटर बनना है, तो वाटर में हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन का सिंपल भाषा में लिखूं तो 2 6 हो गया। चलो ये बीच में एक ऑक्सीजन है जिसके पास मैं मानता हूं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 चाहिए। तो एक काम करता है, एक हाइड्रोजन के साथ 1 लगाया, दूसरा हाइड्रोजन साथ 1 लगाया, एक हाइड्रोजन इधर से आया 1 लगाया, एक हाइड्रोजन इधर से आया 1 लगाया। दोनों हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट पूरी है, ऑक्सीजन के गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 8 पूरे हो गए। तो वाटर इस तरह बन गया। ओके, हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल। यदि अमोनिया की बात की जाए तो नाइट्रोजन की बात करूं तो 2 5 होती है। ओके, जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में है, इसको चाहिए कितना, 3, है ना। तो 3 चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, 3 शेयरिंग में लगा देगा, 1 2 3 शेयरिंग में लगा दिया, 2 अपने पास रख दिया। 3 हाइड्रोजन को बोला कि 1 1 लगाओ तुम लोग, लगाया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। है सर। ना। नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, और इस तरह एमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एमोनिया मॉलिक्यूल में कितने सारे लोन पेयर हैं? 1 One. लोन पे। और वाटर में कितने सारे लोन पेयर हैं?
two, 2 लोन पेयर। ओके, क्लोरीन में कितने सारे लोन पेयर हैं? three, 3 लोन पेयर। ओके, तो ये कहानी है कोवेलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओगे तो हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे वो एक सेकंड बाद बताते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी जान लो। आप लोग जानते हो कोवेलेंट कंपाउंड्स लिक्विड्स होते हैं या गैसेस रहते हैं, और यदि सॉलिड है तो सॉफ्ट सॉलिड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड लिक्विड रहेंगे या गैसेस रहेंगे, या सॉलिड रहेगा तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगा। उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी लो रहती है। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड सॉल्युबल रहेगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गई, टोल्यून हो गई, इन सब में सॉल्युबल होगी। अब क्यों इन सब में सॉल्युबल होगी? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड में तो कोई चार्ज सेपरेशन जल्दी होता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड अक्सर सॉल्युबल होगी जहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं रहती है जो सॉल्वेंट है, और कोवेलेंट कंपाउंड नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े हुए हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में उतना डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको एक नया सा चीज जो आपके बुक में बहुत हल्का सा मेंशन किया हुआ है, फाजान रूल डिस्कस करेंगे। फाजान रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें समझाएगा कि दुनिया में 100% आप बोल दोगे कि कोई आयनिक कंपाउंड है, तो ऐसी बात नहीं हो। अब सोडियम क्लोराइड भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, बट ये नहीं बोल सकते हो कि आप वो 100% आयनिक। ओके, तो एक आयनिक कंपाउंड कितना परसेंट आयनिक है या उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, ये सारे चीज की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाजान रूल के साथ करेंगे। ओके, गॉट इट। बट फिलहाल तो आज के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा। ओके, सर। बट जितना चीज बताया वो केमिकल बॉन्डिंग का समझ लो कि स्टार्ट है। ओके, और केमिकल बॉन्डिंग के डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट जितना बताया उतना पढ़ के आना। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बाय बाय। थैंक यू thank सर। you, sir. थैंक यू।